आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, कुछ इस तरह से, मैंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सीधा मैंने क्वेश्चन लिखा है फिर आंसर लिख दिया है। आप लोग जो है साथ में आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो भारत में अभी तक का खोजा गया सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो हड़प्पा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक प्राचीनतम नगर है। हड़प्पा की खोज आज से 100 साल पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई है। हड़प्पा कहाँ पर है? तो वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस स्थान पर पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के इसने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस, जो कि एक हिंद यूनानी शासक था, उसने आक्रमण कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के निकट पराजित किया था। यह आक्रमण 305 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, किसके विषय में यह कहा जाता है कि उसने अपने राजा की हत्या उसके सेना के समक्ष ही कर दी थी? तो देखो, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था ना, बृहद्रथ, तो बृहद्रथ उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथ का सेनापति था, जब बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था ना, उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता ये जो है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि इसके उत्तर में, सर्वाधिक उत्तर में कौन सा स्थल है, सर्वाधिक दक्षिण में, सर्वाधिक पूर्व में, सर्वाधिक पश्चिम में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल ये कश्मीर में है। कश्मीर में मांडा ध्यान रखेंगे, कश्मीर में। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक किस धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ से अभी तक लौह धातु के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस कारण से इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जो है लौह धातु से परिचित नहीं रहे होंगे। इसी कारण वहाँ से जो है इसका कोई भी साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है जिसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब दोनों से की जाती है? तो देखिएगा, जो अकबर और औरंगजेब दोनों ही मुगल बादशाह थे, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो अकबर है वो बहुत ज़्यादा उदारवादी शासक थे, तो वहीं जो औरंगजेब है ये थोड़ा सा जो है कट्टर शासक था, धार्मिक रूप से कट्टर था और कई मामलों में थोड़ा सा अकबर से अलग था। तो जो फिरोज शाह तुगलक है, जो कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का सुल्तान था, इसमें ये दोनों गुण थे। वो जो है उदार भी था और धार्मिक रूप से कट्टर भी था। इसी कारण से फिरोज शाह तुगलक की तुलना अकबर और औरंगजेब दोनों से की जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? काफी बार पूछा गया ये चीज। तो जो पेशवा है, शुरुआत में जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में पेशवा जो है एक तरह का प्रधानमंत्री जैसा होता था, प्रधानमंत्री के जैसा सबसे पावरफुल अधिकारी होता था। लेकिन जब छत्रपति कमजोर होने लगे तो जो पेशवा है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होने लगा, छत्रपति से भी ज़्यादा। तो पेशवा बाजीराव प्रथम, इसको जो है, इनको पेशवा बाजीराव प्रथम को क्या कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित वह रचना कौन सी है जिसमें भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय का उल्लेख है? तो देखिए, जो महाकवि कालिदास जी थे, इनका संबंध गुप्त शासक सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित माना जाता है। उनके समय के थे, उनके नवरत्नों में से थे महाकवि कालिदास जी। तो इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं, उन्हीं में से एक रचना है कुमार संभवम।
कुमार संभवम में इन्होंने जो है भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय का उल्लेख किया है। वही इनकी एक और रचना है जो है क्या है, रघुवंशम। रघुवंशम एक प्रकार से रामायण, जो राम जी का वर्णन है ना, वो रघुवंशम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जी ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी? तो देखिएगा, जो बौद्ध संघ था ना, शुरुआत में वहाँ पर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन कालांतर में गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, दो प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के भी प्रवेश की अनुमति दी। और पहली महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की मौसी, जो प्रजापति गौतमी थी ना, वही जो है पहली बौद्ध भिक्षुणी बनती हैं। और ये घोषणा कहाँ पर की गई थी? तो वैशाली नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, सोनार की बेटी का विवाह का संबंध किस वंश से है? तो देखो, सोनार की बेटी का विवाह ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। होता ये है कि बहमनी साम्राज्य का एक सुल्तान, जिसका नाम था सुल्तान फिरोज शाह बहमन, ताज उद्दीन फिरोज शाह बहमन, तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम वहाँ के शासक थे, उनके समय में वहाँ आक्रमण कर दिया था। और जो राजा देवराय प्रथम है, उनकी हार होती है और वो जो है अपनी पुत्री का विवाह बहमनी के सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह से करवा देते हैं। तो इसी को जो है बोला जाता है सोनार की बेटी का विवाह, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? देखो, जो मुजफ्फरपुर बम कांड है ना, इसके तहत जो एक न्यायाधीश थे डगलस किंग्सफोर्ड, जो कि बड़ा कुख्यात था, क्रांतिकारियों को कठोर सजाएं दिया करता था। तो क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया कि इसको जो है ठिकाने लगा दिया जाए, मार दिया जाए। तो इस काम के लिए दो लोगों को चुना जाता है, प्रफुल्ल चाकी और एक दूसरा नाम था प्रफुल्ल चाकी, और दूसरा नाम था क्या नाम था, मुझे उनका नाम में खुदीराम बोस। तो ये दो लोगों को दिया गया था। तो जो खुदीराम बोस है उनको तो फांसी हो जाती है, और जो प्रफुल्ल चाकी है वो खुद को गोली मार लेते हैं पुलिस से बचने के लिए। अगला है, हेमचंद्र विक्रमादित्य किस नाम से जाने जाते थे? राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे शख्सियत थे जो कि एकदम नीचे से उठे थे। मतलब ये कहीं के राजा वाजा नहीं थे और ना ही किसी बहुत बड़े पैसे वाले घर में इनका जन्म हुआ था। ये बिल्कुल सामान्य परिवार में जन्मे थे और अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के बल पर ये भारत के सम्राट बन चुके थे। मतलब जो इन्होंने एक तरह से जो मुगल थे ना, उनको खदेड़ दिया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया था। लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध में इनकी हार हो जाती है। मतलब हार क्या हुई थी, जो मुगल थे वो हार रहे थे, लेकिन एक तीर हेमचंद्र विक्रमादित्य के आंख में आ लगती है, जिस कारण से ये घायल हो जाते हैं और बाद में मुगलों द्वारा मार दिए जाते हैं। तो ये हेमू नाम से विख्यात थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। अच्छा, जो विक्रमादित्य उपाधि है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जो उज्जैन के राजा थे एक विक्रमादित्य, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और ऐसे लगभग 14 विक्रमादित्य राजा हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कर चोरी के आरोपी को क्या सजा दी जाती थी? तो मौर्य काल में ना कोई अगर कर चोरी करता था, कर नहीं पटाता था, सीधे उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन भारत के किस सुल्तान ने भू राजस्व उपज का आधा कर दिया था? देखो, आपको बताना है कि सल्तनत काल का वह सुल्तान कौन था जिसने भू राजस्व को 50%, 50% कर दिया था, उपज का आधा। मतलब कि किसान जितना भी कमाएगा उसका आधा हिस्सा कर के रूप में देगा। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ये जो है 50% कर लेता था। अगला क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? झंडा सत्याग्रह, तो देखो, झंडा सत्याग्रह ये 1923 में मध्य भारत में हुआ था, और इसकी जो शुरुआत है वो जबलपुर से हुई थी, और जबलपुर ही एक तरह से इसका केंद्र रहा। बाद में मध्य भारत के अन्य हिस्सों में भी यह प्रसारित हुआ, और ये जो है नागपुर से समाप्त हुआ था झंडा सत्याग्रह। इसमें क्या होता था, जो सत्याग्रही हैं वो स्थान स्थान पर कांग्रेस का झंडा फहरा देते थे, जो कि उस समय राष्ट्रीय झंडा के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी का मकबरा, जो कि दक्षिण भारत के औरंगाबाद नामक स्थान पर है, ये जो है औरंगजेब की सबसे प्यारी बेगम रजिया दुर्रानी का मकबरा है। तो औरंगजेब ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज कहाँ स्थापित है? मेयो कॉलेज ये जो है कहाँ है? अजमेर में है। किसने इसकी स्थापना की थी? तो लॉर्ड मेयो, जो भारत का वायसराय था। ये वही था जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अफगानी
कैदी जिसका नाम था शेर अली अफरीदी, उसने इसकी हत्या कर दी थी 1872 में। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किस रियासत के राजा ने छात्रवृत्ति प्रदान की थी? तो देखो, बाबा साहेब अंबेडकर जो कि काफ़ी नीचे से ये भी ऊपर उठे थे, मतलब ये भी कोई बहुत बड़े पैसे वाले के घर इनका जन्म नहीं हुआ था, साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, काफ़ी टैलेंटेड थे। तो वडोदरा जो गुजरात में है ना, वडोदरा जिसको बड़ौदा भी बोला जाता है, तो वहाँ के राजा ने इनको जो है छात्रवृत्ति प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात कही गई थी? तो मौलिक अधिकार की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन में कही गई थी? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरा स्थल भगवा नहीं है, माफी चाहूंगा, ये भोगवा है, भोगवा नदी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ ओ की मात्रा लगेगा ये। तो कौन सा पुरा स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर कौन सा पुरा स्थल है, काफी बार पूछा गया है, लोथल जहां से गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा क्या होता है भाई? तो ये जो गोदीवाड़ा है ये बोला जाएगा, जो डॉकयार्ड होता है ना, बंदरगाह, उसको बोला जाता है गोदीवाड़ा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को किस शासक ने ध्वस्त कर दिया था? तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और भारत के महानतम शासकों में से एक थे, तो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, उसने जो है इन 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन किस सम्राट ने चंद्रगुप्त द्वारा बनवाए गए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो देखो, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है वहां पर एक झील बनवाया था, जिसको सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। तो इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त ने। इनके अलावा क्या नाम, एक राजा था शक शासक रुद्रदामन, उसने भी जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। महात्मा गांधी जी कब भारत आए? काफी बार पूछा गया है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। इससे पहले महात्मा गांधी जी कहां पर थे? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी लगभग 22-23 वर्ष वहां रहे थे। वो एक केस के सिलसिले में गए थे, लेकिन वहां की समस्याओं को देखते हुए वहां उनको रुकना पड़ा था। और ये जो तिथि है ना, 9 जनवरी 1915, इसको अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी? तो देखो, जो पुर्तगाली थे जिनका भारत में आगमन 1498 में होता है, मुगलों से भी पहले, तो मुगल आते हैं 1526 में। तो अकबर ने पुर्तगालियों को, पुर्तगाली ईसाई थे ना, क्रिश्चियन थे, तो अकबर ने पुर्तगालियों को आगरा और लाहौर 2 स्थानों पर गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने किन स्थानों पर महाधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग और कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन ने महाधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था। और इनके समय में एक चीनी यात्री वेनसोंग भी भारत की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन है, 1886, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो बंबई में आयोजित हुआ था, जो कि पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में जो है प्लेग फैल गया था, प्लेग या हैजा फैला हुआ था, तो इसी कारण से जो है कहाँ होता है ये जो अधिवेशन, बम्बई में। और ये जो दूसरा अधिवेशन था जो कि 1886 में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये जो है कांग्रेस को त्याग देते हैं और अपना अलग एक दल बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। राजा सिताब राय का संबंध किससे है? राजा सिताब राय, देखिएगा, राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खां, इन दोनों को ना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा उप दीवान नियुक्त किया जाता है। राजा सिताब राय को बिहार का और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का उप दीवान। ये किसके तहत था? तो बंगाल का द्वैध शासन के तहत। जो लॉर्ड क्लाइव था ना, लॉर्ड क्लाइव, उसने क्या किया था, जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद फिर संधि वंधि होता है ना मुगल बादशाह के साथ, और मुगल बादशाह जो है पूरा अधिकार दे देता है। तो
जो क्लाइव है उसने जो है द्वैत शासन शुरू किया, तो उसी से संबंधित हैं राजा सिताब राय बिहार के उपदीवान, मोहम्मद रजा खां बंगाल के उपदीवान। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में बर्मा का विलय किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के सॉरी माफ़ी चाहूँगा, डलहौजी निकल गया, लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। और ये जो है ना बर्मा का ब्रिटिश भारत में विलय, ये ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार था, ये भी काफ़ी बार पूछा गया ऐसा। अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो समानांतर सरकार किसने स्थापित किया था? चीतू पांडे ने बलिया पर अधिकार कर लिया था। 1932 के पूना समझौता में हस्ताक्षर किनके द्वारा किया गया था? तो 1932 में पूना समझौता, ये जो सांप्रदायिक पंचाट जिसको बोला जाता है ना, दलितों को भी अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था, लेकिन जो कांग्रेस थे, महात्मा गांधी जी थे, वो इसके पक्ष में नहीं थे, तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर को समझाते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, और बाबा साहेब अम्बेडकर मान जाते हैं। तो इस समझौते में हस्ताक्षर करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय। वैसे यह समझौता महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के मध्य हुई थी, लेकिन हस्ताक्षर जो है गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था, क्योंकि गांधी जी जो हैं उस समय यरवदा जेल में बंद थे। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता के समय महात्मा गांधी जी किस जेल में कैद थे? तो भाई यरवदा जेल पुणे, वहां पर कैद थे। भारत में लौह अयस्क के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य होना था, ये माफ़ी चाहूँगा, ये जो है ना ये साक्ष्य होना था, साक्ष्य प्रमाण। तो भारत में लौह अयस्क के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है अतरंजी खेड़ा। यहाँ से पता चला, यहाँ से जो है कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे पता चलता है कि लोहे का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? एलोरा में कैलाश मंदिर है ना, तो इसको बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? तो काफी बार पूछा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक करवाया 1674 में। अगला क्वेश्चन है कितने देशी रियासतों का विलय भारत संघ में हुआ? तो भारत संघ में ना जो ब्रिटिश भारत था उसमें लगभग 562 के करीब देशी रियासत थे। तो इनमें से जो 20 देशी रियासत थे वो तो पाकिस्तान में मिल जाते हैं, और बाकी बचे 542 देशी रियासत ये भारत संघ में विलय हो जाते हैं। हालांकि जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इसमें थोड़ी सी समस्या हुई थी, लेकिन अंततः इनको भी जो है भारत संघ में मिला लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जौनपुर का पुनः दिल्ली सल्तनत में विलय किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? तो देखो जो जौनपुर है नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी 1398 में तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय। यहाँ पर जो है सरकी वंश स्थापित हुआ था और ये काफ़ी समय तक चला, लेकिन बहलोल लोदी ने पुनः जौनपुर को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो बहलोल लोदी ने पुनः इसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसके समय में यहाँ स्वतंत्र राज्य बना था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है किस पेशवा के कार्यकाल में मराठा साम्राज्य का वर्चस्व लगभग संपूर्ण भारत पर था? तो मराठों का एक समय ऐसा आया जब पूरे भारत पर इनकी डंका बजती थी। ये पेशवा बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत सचिव का पद, इसका जो सृजन है ना, ये भारत शासन अधिनियम 1858 में हुआ था, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है ना, उसके बाद। अगला क्वेश्चन है बादशाह अकबर का वह दरबारी जो पहले शेरशाह सूरी के दरबार में नौकरी करता था। तो ये थे राजा टोडरमल, जो कि पहले शेरशाह सूरी के यहाँ काम किया करते थे, बाद में फिर अकबर के यहाँ आ गए। दक्षिण के किस राजा से अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रता की थी? तो ये थे देवगिरी के राजा रामचंद्र देव। मलिक काफूर जो है रामचंद्र देव के ऊपर आक्रमण कर देता है और रामचंद्र देव जो है सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मित्रता कर लेता है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को
राय रायन की उपाधि दी थी। ये मिलने भी गया था, रामचंद्र देव जो है अलाउद्दीन से मिलने गया था। अगला क्वेश्चन है, वाइकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो वाइकोम सत्याग्रह जो कि एक दलित लोगों के लिए किया गया सत्याग्रह था, जो कि केरल के त्रावणकोर रियासत से संबंधित था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। ये एक राजमहल था, लेकिन इसको जो है जेल के रूप में बदला गया था। अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में भगत सिंह के साथ किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो भगत सिंह ये क्या प्लान बनाते हैं कि हम लोग जो है केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकेंगे, और ये बम किसी को मारने के लिए नहीं, सरकार को सुनाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है 1920 में केरल के मालाबार तट में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। वह मराठा छत्रपति कौन थी, कौन था? वह मराठा छत्रपति कौन थे जो औरंगजेब की कैद हुई थी? अच्छा, आपको ये बताना है कि वह मराठा छत्रपति कौन थे जिनको औरंगजेब ने कैद करके रखा था। तो ये थे भाई छत्रपति शाहू जी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते थे। शाहू जी महाराज, ध्यान रखना, संभाजी महाराज के बेटे थे। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी? अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह, ये पंजाब के महाराजा थे, और दूसरी तरफ कौन था? तो चार्ल्स मेटकॉफ। इन दोनों के बीच जो है यह संधि संपन्न हुई थी 1809 में। और इस संधि के तहत जो सिख महाराजा थे ना रणजीत सिंह, उनका जो साम्राज्य है वो सतलज के उत्तर वाला भाग और बाकी सतलज के दक्षिण तरफ का भाग जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? हल्दी घाटी का युद्ध कहने को तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है अकबर ने स्वयं ने सेना का नेतृत्व नहीं किया था। उसने जो है अपनी तरफ से आमेर के राजा मानसिंह को भेजा था हल्दी घाटी के युद्ध में। ध्यान रखना, आमेर के राजा मानसिंह, ये अकबर का भांजा भी था साथ में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय पर क्रांतिकारियों ने बम फेंका था? काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही राजधानी परिवर्तन हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, और जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, भव्य शोभा यात्रा निकली हुई थी, उसी समय जो है रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका, लेकिन ये जो है उसमें बच जाता है, ज़्यादा इसको चोट भी नहीं लगती है, बच जाता है, लेकिन जो महावत है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। इसी के साथ आज का ये जो 50 क्वेश्चन था भारतीय इतिहास के, ये समाप्त हुए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पहले से पता थे, ये जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।